नमस्कार। पूछो इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पूछताछ। कुछ दिन पूर्व ही बीपीएससी 66 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड प्रभात नगर निवासी सीमा कुमारी ने 143वां रैंक हासिल किया है। वो हमारे साथ सीमा जी जुड़ चुकी हैं खुद बात करने के लिए। सीमा जी, बहुत बहुत पहले तो स्वागत पूछो इंडिया पर। धन्यवाद। और आपसे तमाम सवालात होंगे, उससे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको जो ये मुकाम हासिल किया है पूछो इंडिया की ओर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है ये फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए। काफी अच्छा लग रहा है, खासकर जो फैमिली के रिएक्शंस हैं, फ्रेंड्स के, टीचर्स के। हम्म। काफी अच्छा लग रहा है। आ, पहला रिएक्शन क्या था? कैसे आपको पता चला रिजल्ट के बारे में? आपने खुद देखा था अपना रिजल्ट? जी सर, मीडिया रिपोर्ट तो जो बीपीएससी जारी करती है वो ऑलमोस्ट 9 o'clock पे जारी कर दी थी, 3 अगस्त को। तो उसके बाद से बार बार वेबसाइट को विजिट कर रही थी, लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहा था और फ्रेंड्स के कांटेक्ट में थी। फिर 10:30 के अराउंड मुझे रिजल्ट पता चला। और तो मेरा पहला वो था कि मैं रोल नंबर चेक करूं। हार्ट बीट काफी तेज था और मेरा बेटा मेरे पास था। जब मैं रोल नंबर चेक की और उसमें था, तो इट इज इट कि इतनी मुश्किल या जो भी था, रिजल्ट हो गया, दैट्स इट। फिर मैं बेटे को हक की, हस्बैंड को बताई, बहन को फोन की, पापा को फोन की, फादर इन लॉ को फोन की। फिर नॉर्मल, तो घर में सब लोग खुश हुए कि हाँ, फाइनली रिजल्ट आ गया। आप मखदुमपुर की बहू, यानी कि आपका प्रभात नगर में ससुराल है, राइट? जी। यहाँ ये कहा जाता है कि प्रभात नगर की जो बहू हैं उन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया है। ये सुनकर के आपको कैसा लगा? एक्चुअली बहू से मुझे कभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया, क्योंकि घर में मुझे हमेशा मेरे नाम से ही बुलाया जाता है, मेरे ससुराल में भी और मेरे घर में भी। तो काफी अलग फीलिंग था, जी। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ हो या मदर इन लॉ हो, सभी लोग मुझे मेरे नाम से ही बुलाते हैं और कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मैं ससुराल में हूँ। ये मेरे घर की तरह ही है। तो काफी अच्छा लगा, अलग फीलिंग थी। सीमा जी, थोड़ा पीछे जाकर आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। जो स्कूलिंग आपने कहाँ से की, आपका घर कहाँ था, और कब आपकी शादी हुई, फिर उसके बाद कैसे तैयारियां, यहाँ तक कैसे सफर रहा आपका? जी, मैं एक छोटे से गांव पड़रिया में पैदा हुई। मेरे से 3 बड़ी बहनें थी और मैं अभी 5 बहन हूँ। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो नारदीगंज में ही शुरू हुई। बट उसी दौरान मेरी माँ का देहांत हो गया। तो फिर मेरी बड़ी थी, वो अपने घर लेकर चली गई। और वहां पे मैं और मेरी छोटी बहन का वारिसलीगंज में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, विवेकानंद पब्लिक स्कूल। वहां पे मेरी 7th तक की पढ़ाई हुई। और फिर घर के पास पापा को पता चला, तो फिर सरस्वती विद्या मंदिर में जी। 8th से 10th तक की मेरी पढ़ाई हुई। फिर पापा को था कि दिल्ली एनसीआर में थोड़ा बेटर एक्सपोजर है, तो मुझे वहां भेज दिए। और गुड़गांव के एक स्कूल, समरफील्ड स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई 11th 12th की। और फिर AIEEE थी, तो उससे मेरा उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक की। बीटेक के बाद पापा की तबीयत थोड़ी खराब होती थी और उन्हें पेसमेकर लगा। तो फिर मैंने शादी का फैसला किया और मेरी शादी हुई। फिर मेरे फादर इन लॉ की थोड़ी तबीयत खराब रहती थी, तो फिर मैंने मेरा बेटा हुआ। और घर में पूरी खुशी थी, लेकिन मैं पढ़ाई बंद नहीं की। जब मेरा बेटा था, तो उस टाइम पे मैं एमटेक के लिए एंट्रेंस दी थी 2-3 यूनिवर्सिटीज में। और मेरे हस्बैंड ज्वाला यादव का पोस्टिंग गुजरात में राजकोट शहर में है। तो मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दी थी, और मेरी पढ़ाई दिल्ली से है, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी दी थी। तो दोनों जगह मेरा हो गया था। बट मैं ज्यादा यूज टू दिल्ली के इन्वायरमेंट से थी, तो मैं वहां से एमटेक की। और एमटेक के लास्ट ईयर्स में मुझे थोड़ा रुझान लेक्चरशिप और बीपी सिविल सर्विसेज की तरफ था, क्योंकि मेरी छोटी बहन सिविल सर्विसेज का तैयारी करती थी, जेएनयू में पढ़ रही थी वो। बट लेक्चरशिप के वैकेंसीज नहीं आ रही थी।
और प्राइवेट कॉलेजेस कोरोना की वजह से कहीं वैकेंसीज नहीं आ रही थी, तो मेरे पास ये बेटर ऑप्शन था और मैं इसकी तैयारी की। और मेरा बेटा का ख्याल मेरी खासकर मेरी सासू माँ और मेरे पापा बहुत रखे। जब मैं एमटेक कर रही थी तो मैं दिन दिन भर कॉलेज में होती थी, तो मेरे पापा, मेरी सासू माँ और मेरी छोटी बहन, ये लोग बहुत ख्याल रखे। जब मेरे पेपर्स होते थे तो मेरे हस्बैंड आ जाते थे दिल्ली। एक महीने ऑलमोस्ट पेपर चलते थे एमटेक के, तो ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज का वो छुट्टी लेकर आते थे। और जब मेरा ये बीपीएससी का पेपर था उसमें मेरी बड़ी बहनों का काफी साथ था। वो पटना में सारा अरेंजमेंट करके रखती थी, मैं पटना आती थी, पेपर देकर वापस आ जाती थी, और इसी तरीके से ये रिजल्ट रहा सर। ससुराल वालों का कितना सहयोग रहा? क्योंकि एक गांव में कहा जाता है जब बहू ब्याह के आती है तो फिर उन्हें बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता है। ऐसे में आप उन लोगों, उन महिलाओं के लिए उदाहरण है, उन ससुराल वालों के लिए भी उदाहरण है, लेकिन कितना सहयोग मिला पति का भी और ससुराल वालों का भी? सर एक्चुअली जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो ये 2 महीने का जब पैदा हुआ था उसी टाइम मेरा रिजल्ट आया था। तो और ये प्री मैच्योर बेबी है, तो थोड़ा मुश्किल था घर वालों को ये करना कि तुरंत कॉलेज जाए इतने छोटे बच्चे को छोड़कर। जी। तो सर लेकिन मेरी सासू माँ एंड मेरे पापा बोले कि हम संभाल लेंगे, तुम पढ़ाई करो। और खासकर मेरे फादर इन लॉ लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत वो हैं। उनमें कि लड़कियां पढ़ेंगी तो पूरा खानदान और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। बेटा तो एक खानदान को रोशन करता है, बट बेटियां दो दो खानदान को रोशन करेंगी। तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। जब भी मैं लो फील की तो उन्होंने अपने तरीके से हमेशा, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरे ससुर हैं, वो मेरे पापा की तरह ही हैं। और अभी जो 66वीं का था तो प्रीलिम्स के टाइम पे मेरे पापा थे राजकोट में, लेकिन मेंस के टाइम जब डेट आया था तो अचानक डेट शीट आ गई थी। तो वो बिहार से राजकोट आए थे और मैं दिल्ली जाकर मेरी बहन के साथ 25 दिन तैयारी की थी। तो उस टाइम पे उन्होंने ही पूरी तरीके से मेरे बेटे का ख्याल रखा था, जी। और इंटरव्यू के टाइम पे भी काफी सपोर्ट था। जी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप एक शादीशुदा महिला और फिर उसके बाद बच्चे भी हैं, कितना मुश्किल था? ये आसान नहीं है अपने रूटीन को फॉलो करना, पढ़ाई को मेंटेन करना। कैसे आप कर पाई? क्या रूटीन था रोज का आपका सर एक्चुअली मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरा बेटा इतना समझदार है कि 2 महीने में आराम से मेरे बिना रह लेता था पूरे दिन। और जब भी मैं पेपर के लिए पटना जाती थी ऑलमोस्ट 1 वीक लग जाते थे, ये कभी भी मुझे रोता नहीं, मतलब फोन पे रोता हुआ नहीं दिखता था, हमेशा हंसता रहता था। मुझे गिल्ट होती थी कि मैं इतने छोटे बच्चे को छोड़कर जा रही हूँ, तो बट बच्चा कुछ पीछे खड़ा पाने के है? लिए कुछ खोना यही पड़ता। आपका बेटा है? हाँ बच्चा आज भी आपके जी। पीछे खड़ा है? तो मैं ये समझना चाहता हूँ रोज का रूटीन हाँ क्या था, आप कैसे आप तैयारी किया करती थी? सर मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, बचपन से मुझे सुबह में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। तो और मेरे हस्बैंड की भी मॉर्निंग शिफ्ट ही होती है, वो असिस्टेंट मैनेजर हैं। जी। तो 6 o'clock पे उन्हें ऑफिस जाना होता है। तो उसके 5 o'clock पे उठ के नाश्ता वास्ता करके जॉगिंग करके फिर पढ़ने बैठ जाती थी। और कोरोना में बेटे का स्कूल नहीं था तो ये सोता रहता था, तो मेरे पास 9 बजे तक टाइम होता था सर। जी। तो मैं 6 से 9 जो सबसे टफ टॉपिक लगते थे जी। वो मैं जो कल पढ़ी वो रिवाइज कर लेती थी और टफ टॉपिक को एक बार पढ़ लेती थी। फिर बेटे के साथ थोड़ी देर खेल के उसके बाद फिर खाना वाना बना करके फिर दोपहर में 1 आध घंटा पढ़ लेती थी। फिर जब हस्बैंड आ जाते थे तो बेटा उनके साथ रहता था। फिर मैं कभी लाइब्रेरी भी चली जाया करती थी जब टाइम मिलता था, तो वहां भी कर लेती थी सर। लोग अमूमन ये जानना चाहते हैं कि कितने घंटे पढ़ें कि यूपीएससी क्वालिफाई कर ले। आप कितना घंटा पढ़ा करती थी? सर जितना टाइम मिल जाता था, लेकिन मैं कभी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखी। मैं टू डू लिस्ट बनाती थी सोने से पहले कि जी। मुझे कल ये करना है, और मैं अगले दिन कोशिश करती थी कि उसका कम से कम 90% हो जाए। बहुत सारे ऐसे दिन होते थे जिस दिन मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाती थी। जी। जैसे बेटे का कुछ स्पीच तैयार करवाना है या स्कूल का कुछ करना है, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत एक्टिविटीज होती थी इसके। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन हाँ हर दिन कुछ ना कुछ करना है और कुछ नया करना है कि हर दिन कुछ पढ़ना है, जो पढ़ा है वो रिवाइज करते रहना। कोई कोचिंग लिया था आपने? सर ऑनलाइन मैंने एक सीएमई पटना में कोचिंग है, तो वहां से मैंने थोड़ी सी गाइडेंस ली थी। वो जेएनयू के सर है और जेएनयू में मेरी बहन, छोटी बहन पढ़ती थी,
और मैं जेएनयू खुद जहाँ रहती थी दिल्ली में, वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो मैं जेएनयू के कैंपस हमेशा जाते रहती थी, तो मैं उनसे गाइडेंस ली थी सर। वो प्रीलिम्स में भी मुझे गाइड किए थे, मेंस में भी किए थे, इंटरव्यू में थोड़ा किए थे। आपको प्रवासी अधिकारी का जहां तक मुझे पता है वो पद हासिल किया है आपने। आगे क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप जी काम करेंगे, क्या अपने काम को लेकर के क्या सोच रखा है, कोई प्लानिंग? सर, इसमें है कि जुडिशरी और जेल सर्विसेज के बीच का ये ब्रिज है। हम्म। तो और सर मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, हम्म। तो उससे जो मुझे नॉलेज गेन हुआ है, और इसमें मेन जो मेरा मेन रोल है सोशल इन्वेस्टिगेशन का, तो वो सारा नॉलेज यूज करके मैं ट्राई करूंगी कि मेरी जो भी कर्तव्य है मैं अच्छे से वहन करूं। जी। सीमा जी, लास्ट में हम ये आपसे समझना चाहते हैं या मैसेज आपको उन महिलाओं को देना चाहेंगी जो शादीशुदा के बाद वो समझती हैं कि जीवन समाप्त हो गया, अब तो हम बंधा गए, कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए हालांकि आप जीता जागता वो एक उदाहरण है, मिसाल है। उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? सर, सोसाइटी में हमेशा से सोशल चेंजेस के बहुत सारे एवेन्यूज हैं, और जो चल रहा है ये जरूरी नहीं है कि सही है। उसे चेंज करने के लिए किसी ना किसी को बिल्कुल। टफ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। लोगों की बात सुननी पड़ेगी। अगर आपको सोसाइटी में चेंज लाने हैं, आपको सुनना पड़ेगा। बट आपको वो है कि आपको किससे पॉजिटिविटी मिलती है, आपकी जिंदगी में कौन से वो इंसान है जो पॉजिटिवली आपको मोटिवेट कर पा रहे हैं। निगेटिव तो हमेशा होते हैं सर, उन्हें इग्नोर करना है और बस पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहना है। एक लक्ष्य बनाइए और उस पे उसके हिसाब से आप काम कीजिए। छोटे छोटे लक्ष्य बना के बहुत बड़े लक्ष्य आराम से पहुंच सकते हैं सर। मखदूमपुर में आपने कितना वक्त बिताया है? सर, मैं मखदुमपुर 3 से 4 बार गई हूँ, बस ज्यादा तो नहीं। लेकिन अभी एक हमारी फैमिली में यज्ञ था, मेरे फादर इन लॉ रखे थे, एक सूर्य मंदिर बनवाए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में प्रभात नगर में। जी। तो वहां तो मैं अभी रही थी सर, एक सप्ताह। बच्चे का समर वेकेशन था तो उसमें। जो आपको मखदूमपुर के महिलाएं या लड़कियां सुन रही हो, मखदूमपुर के लोग, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि बाहर नहीं निकलने दिया जाता महिलाओं को, ज्यादा पढ़ाई नहीं, अगर मैट्रिक या 12 कर लिया तो उनकी शादी तय कर दी जाती है। उन माँ बाप से भी आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? सर, बेटियां कहीं भी कोई भी एंगल से बेटे से कम नहीं बिल्कुल। है। अगर माँ बाप ये चाहते हैं, सोचते हैं 12th के बाद अगर उनकी शादी कर देते हैं तो उनकी जिंदगी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर वो खुद चाहती है कि शादी करें तो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो कम से कम उन्हें एक चांस तो वो डिजर्व करती हैं, उन्हें देना चाहिए। क्योंकि सर, हमारी सोसाइटी में खासकर जब से 35% रिजर्वेशन आया है बिहार में, उसके बाद से लड़कियों के लिए आगे जाना बहुत अच्छा हो गया, बहुत आसान हो गया। और बिल्कुल। माँ बाप को अगर वो पढ़ती हैं तो बस उनका नहीं, मतलब अपने आगे के जनरेशन के लिए भी वो अपने बच्चे को अच्छे से रेज कर पाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा इंकलकेट कर पाएंगी। सर, यही है। आप अपने जो पद मिला है उस पद पर रहकर महिलाओं के लिए, क्योंकि आप महिला हैं और ये क्वेश्चन आम होता है कि आप महिला होकर के बीपीएससी क्वालिफाई किया, तो महिलाओं के प्रति क्या सोच रखते हैं और क्या करेंगी आप महिलाओं के लिए अपने स्तर पर, चाहे वो गांव में हो चाहे शहरों में? क्या ऐसा कुछ सोच रखा है कि आपने? सर, मेरे उस जो पोस्ट मिली है जी। उसमें 2-3 फंक्शन हैं। एक तो जुडिशरी का है और एक जेल रिफॉर्मेशन का है। सर, तो जो महिलाएं कारावास में बंद हैं उनके रिफॉर्मेशन पे मैं ट्रेनिंग के टाइम पे जो भी मुझे चीजें मिलेंगी, बताई जाएंगी, उस पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगी। कि जेल में बहुत महिलाओं की हालत बहुत खराब होती है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं लेकिन उनके साथ जस्टिस नहीं होती है। और सर, उसके अलावा मैं अपने जो ऑफिस का कार्य होगा उससे हमेशा कोशिश करूंगी कि टाइम निकालकर समाज में जाऊं, महिलाओं से मिलूं, जी। उनके बच्चों से मिलूं, उन्हें थोड़ा मोटिवेट करूं और सोशली अवेयर करूं कि सोसाइटी कहाँ है, आपकी क्या वैल्यूज है, आपके क्या राइट्स हैं, उसके लिए मैं उन्हें अवेयर करूं। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपका सीमा जी हमसे बात करने के लिए। और हमारी कोशिश है कि उन तमाम लोगों को आपके समक्ष रखा जाए, सामने लाया जाए जिन्होंने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है। और इसी कड़ी में सीमा कुमारी जी भी थी जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।